नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शीर्षक पढ़ते के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, देश के 18वीं लोकसभा चुनाव में देश किस तरफ जा रहा है और ये देश जिस तरफ जा रहा है उस और क्या एक ऐसी सरकार आपको देखने को मिलने वाली है जिस सरकार का दर्शन आपने पिछले 10 सालों से नहीं किया है। 10 साल से आपने व्यक्ति पूजा के एक ऐसा दौर देखा, एक ऐसे लोकतंत्र को देखा जिसमें व्यक्ति को ही लोकतंत्र से, देश के संविधान से ऊपर बताने की कोशिशें की गई। लेकिन क्या उस दौर पर अब इस बार विराम लगने वाला है? 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रहे हैं। उनमें से 5 चरणों में कुल 543 लोकसभा सीटों में से 428 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब तक जो परिणाम सामने आ रहा है, इस चुनाव का जो आगाज हुआ किस अंजाम की ओर आगे बढ़ रहा है, दरअसल लोकतंत्र के लिए इससे बेहद, इससे बेहतर सुखद आश्चर्य नहीं हो सकता। भारत देश की जनता, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के दौर में सरकारों को देखने समझने के लिए 25 सालों से आदी हो चुके मतदाता क्या पुनः उसी तरफ बढ़ रहे हैं? लक्षण कमोबेश वही दिख रहे हैं, क्योंकि ना तो एनडीए गठबंधन और ना ही इंडिया अलायंस, इन दोनों में से कोई 272 के आंकड़े को छूता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के भीतर कई फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन यह बात तय है कि चुनाव के समय कोई भारतीय जनता पार्टी के पाले में एनडीए की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसे दल हैं जिनका पलटी मारने का रिकॉर्ड जो है इस भारत देश में सबसे ज्यादा बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है पलटी मारने का। उससे बेहतर पलटी शायद ही किसी ने मारा हो। 2 राजनीतिक पार्टियां हैं और कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी है जो न तो इंडिया में है और न ही एनडीए में है। न उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की व्यक्तित्व में कोई करिश्मा दिखाई देता है और न ही उन्हें चुनाव के पहले उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी में कोई उम्मीद दिखाई देती है। तो एक ऐसे दौर में चुनाव के बाद और फैसले लेंगे, मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं। और जब भी मुद्दा आधारित समर्थन की जरूरत होती है तब वह अपने हिसाब से, अपने राज्य के राजनीतिक हितों के हिसाब से और इन सब से आगे बढ़ करके अपने वोटर्स के मिजाज के हिसाब से फैसला लेते हैं। कौन सी राजनीति उनको ज्यादा सूट करते हैं, कौन सी राजनीति उन्हें सबसे अच्छी लगती है। आपको बताया कि 272 का आंकड़ा छूने के लिए नरेंद्र मोदी को कड़ा पसीना बहाना पड़ रहा है। कोई चमत्कार ही हो कि जब ये दोनों पार्टियों में से कोई 272 का आंकड़ा कोई इस बार क्रॉस कर पाएगा। लेकिन करीब करीब ये बात आज तय है कि जो देश की जनता की मिजाज दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल 2019 के लोकसभा चुनाव में थे उसमें गिरावट तो है। जो नरेंद्र मोदी फैक्टर 2014-2019 में जो दिखा था लोकसभा चुनाव में, वो 2024 में नहीं चल पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी इस चुनाव में एक मुद्दा जरूर है, कई के लिए सकारात्मक रूप से तो कईयों के लिए नकारात्मक रूप से। इसके बावजूद भी चुनाव को नरेंद्र मोदी के आसपास घुमाने की जो कोशिशें थी वो कोशिशें इस बार नाकाम हो गई और मुद्दा आधारित चुनाव हो गया। कितने मुद्दे, जहां जाइए वहीं पर एक मुद्दा। किसानों के द्वारा जीवन लीला समाप्त करना तेलंगाना और दक्षिण के राज्यों में, कावेरी जल का बंटवारा भी एक मुद्दा बना, ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक मुद्दा बना और इससे सबसे आगे बढ़ करके अग्निवीर योजना की भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी गरीबी भी एक मुद्दा है, स्वामीनाथन फॉर्मूला है वो भी एक मुद्दा है, सरकारी वैकेंसियां निकलना भी इस दौर का एक मुद्दा है। कहने का मतलब यह है कि मुद्दों की इस दौर में कमी नहीं है। कास्ट सेंसस भी एक मुद्दा है तो ओबीसी चेतना भी इस बार इस मुद्दा है, दलित चेतना भी एक मुद्दा है तो बेरोजगार कॉन्शसनेस यानी बेरोजगारों की चेतना भी एक मुद्दा है। तो इतने सारे मुद्दों के बीच कौन पूछता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, किससे मतलब है इस दौर में कि राहुल गांधी कौन है। देश की जनता को मुद्दों से मतलब है। जब मुद्दा आधारित चुनाव देश में हो ही गया, जेपी नड्डा के शब्दों में देवताओं के देवता नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, देवताओं के देवता जेपी नड्डा ने ही बोला था और अब तो यहां तक बोलते हैं कि आरएसएस से भी उनकी बड़ी पार्टी हो गई है, आरएसएस की उसको जरूरत नहीं है अब उनको इस दौर में। तो ऐसे में सवाल एक ही उठता है कि आखिरकार जरूरत किसकी है बीजेपी के लिए। अब यही बोलना बाकी है कि जेपी नड्डा कहे या फिर कोई और बीजेपी का नेता कहे, 4 जून के पहले कहे या फिर 4 जून के बाद कहे, कल को यह भी कोई बोलता हुआ दिख जाएगा कि नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं रह गई देश में। मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग एक बार बोल रहा है, 4 जून को दिखेगा चुनाव परिणाम आने के बाद, कुछ कह रहे हैं कि अभी जरूरत है नरेंद्र मोदी की।
और कुछ दिनों के बाद कोई यह नहीं कहीं बोल जाए या फिर बरबोलापन कोई भी प्रवक्ता बोल दे कि मतदाताओं की जरूरत इस दौर में नहीं रहेगी। यह देश ऐसे दौर में आकर खड़ा हो गया। लेकिन जिस दौर में देश खड़ा हो गया, उस दौर में चार पार्टियों के हाथ में अगर कमान जाती हुई दिखे कि वो जिधर झुकेंगे वही सत्ता में आएगा, तो तय मान लीजिए कि तानाशाही वाली सरकार आपको देखने को नहीं मिलेगी। डिक्टेटरशिप वाले कोई थीम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या उन चार पॉलिटिकल पार्टी और चार नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से इस भारत देश की आम जनता ने अगले 5 साल तय करने का ऐसा लग रहा है कि मूड तैयार कर लिया है, उस मूड के बीच क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम की वापसी होने वाली है? ये 4 जून के चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। 4 जून के बाद यह भी पता चलेगा कि कास्ट सेंसस देश में होगा या नहीं, नीति आयोग फिर से योजना आयोग बनेगा कि नहीं बनेगा, सब कुछ पता चलेगा 4 जून के बाद। और वही 30 लाख वैकेंसियों के लिए, यानी नौकरी के लिए जो वैकेंसी जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो 15 अगस्त के पहले की वैकेंसी निकल जाएगी, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो 15 अगस्त के पहले पूरी होगी या फिर नहीं होगी, ये सब कुछ पता चलेगा 4 जून के बाद। ओपीएस का मामला भी सामने आएगा, अग्निवीर का मामला भी पता चल जाएगा। तो ये ऐसे में इस दौर में, आज के दौर में जो बातें पता चल रहा है वही बात तो नहीं पता चल रहा। आमतौर पर चुनाव में एक ट्रेंड दिखता है, एक नैरेटिव दिखता है, वो पहले चरण से शुरू होकर के एक आखिरी चरण तक ये ट्रेंड दिखता है। लेकिन ये चुनाव तो इस बार का पल पल बदल रहा है, इलाके और मुद्दे के साथ बदल रहा है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? धोखा 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 और सिर्फ धोखा, और उस धोखे का राजनीतिक प्रतिशोध। यूपी में क्या चलता है? यूपी में सांप्रदायिक राजनीति की जगह जो है मुद्दा आधारित राजनीतिक और जातीय राजनीति की वापसी। बिहार के भीतर क्या चलता है? बिहार में नीतीश कुमार का थका हुआ नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के बुझा हुआ चेहरा, और इन सब के बीच तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का चमकता हुआ हेलीकॉप्टर में मछली खाता हुआ चेहरा। सब कुछ इस दौर में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या लेफ्ट सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस हो, इंडिया अलायंस के दो पार्ट टकरा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कई जगहों पर तीसरे नंबर पर खसकती हुई दिख रही है। इसीलिए चार खिलाड़ी, सियासत के चाल चरित्र और चेहरा 4 जून के बाद, अब से करीब 14-15 दिन बाद जो कि तय करते हुए दिखेंगे। 4 जून की दोपहर के बाद इसकी अहमियत आपको पूरे देश को पता चल जाएगा। इन 4 चेहरों की जिनकी चर्चा कर रहा हूं, करीब 40 से 50 एमपी कंट्रोल करने की ताकत इनके पास जनता देने जा रही है। ये बात कहीं ना कहीं तय हो चुकी है। और ये 40-50 एमपी का जो ब्लॉक जिधर झुक जाएगा, जिधर पलड़ा भारी होगा, सरकार उसकी बन जाएगी। पहला नाम नवीन पटनायक की। 2014 में 20 सीटें लेकर के दिल्ली पहुंचे थे, 2019 में 12 सीटें लेकर के दिल्ली पहुंचे, 8 का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार संबित पात्रा ने फिर इनकी सीट बढ़ने की गुंजाइश बढ़ा दी है। संबित पात्रा ने तो ओडिशा के लोगों के लिए और ओडिशा ही ने पूरे देश के लिए आराध्य, बेहद श्रद्धा के साथ देखे जाने वाले भगवान जगन्नाथ को भी मोदी भक्त बता दिया। आप बखूबी सोच सकते हैं कि सत्ता का गुरूर कितना खतरनाक होता है। और सत्ता का गुरूर स्थापित मान्यताओं से उलट जाकर लोगों की आस्था पर प्रहार करने की हद तक अगर आगे बढ़ जाता है, तो ओडिशा की जनता, धर्मपरायण जनता, सांप्रदायिकता बीड़ से दूर रहने वाली जनता, लेकिन धर्मपरायण जनता, धर्म और सांप्रदायिकता में भिन्न होता, अलग होता, अंतर होता है। तो धर्मपरायण जनता के भीतर क्या कुछ बीत रही होगी संबित पात्रा के बयान को सुनकर के। यही संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो टीवी डिबेट में कन्हैया कुमार के साथ बैठ करके मोदी जी देश के बाप हैं यहां तक कह दिए थे। तो तब संबित पात्रा ने, कन्हैया ने जवाब दिया था संबित पात्रा को कि आपके बाप हो सकते हैं मोदी, लेकिन देश के बाप नहीं हो सकते। अब तो मामला तो कहां से कहां पहुंच गया, जगन्नाथ तक पहुंच गया। नवीन बाबू की वापसी की जो संभावना पहले से जो थी उसको कई गुना बढ़ा दिया संबित पात्रा ने। वही दूसरा चेहरा, काफी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, पहला बताया नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, और दूसरा वाईएसआर सीपी, वाईएसआर कांग्रेस के नेता जो जगन मोहन रेड्डी। पिछले बार 22 सांसद थे उनके पास, इस बार हो सकता है कि कुछ कम हो, लेकिन उनके पास भी कुछ होंगे सांसद जरूर। और उन्हीं की राज्य से फिलहाल एनडीए में दिख रहे चंद्रबाबू नायडू भी। चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने के खेल में नीतीश कुमार से
दो कदम आगे ही दिखते हैं, कभी पीछे नहीं दिखते। संयुक्त मोर्चा के संयोजक रहते हुए 1998 के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के साथ लोकसभा अध्यक्ष पद पर उन्हें राजनीतिक सौदेबाजी जब की थी और उनकी पार्टी के नेता बहाली योगी साहब को लोकसभा अध्यक्ष बनाएगा, बदले में उन्होंने वाजपेयी जी को समर्थन दिया था। नरेंद्र मोदी के साथ 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े और उसी लोकसभा चुनाव में 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के ये चंद्रबाबू नायडू का इतिहास है, सभी को पता है। तो चंद्रबाबू नायडू ईडी से भी सभी परेशान रहे, सीबीआई से भी सभी परेशान रहे, तमाम जांच एजेंसियों से, चाहे जगनमोहन रेड्डी साहब हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे केजरीवाल साहब, हेमंत सोरेन, लालू यादव, इस दौर में सब परेशान है। अब राज्य की राजनीति नहीं, केंद्र की राजनीति है। और एक दौर में यह भी देखा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को, खासतौर पर 2001 से 2003 के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को डीएमके और एआईएडीएमके के दोनों समर्थन कर रहे थे। ठीक कुछ इसी प्रकार से अगर आप देखें, यूपीए की सरकार, लेफ्ट फ्रंट और ममता बनर्जी दोनों समर्थन कर रहे थे। एक दौर ऐसा भी था। तो राज्य की राजनीति का मतलब यह नहीं कि वो दिल्ली उठ करके आ जाए। और दिल्ली में कौन किसको समर्थन करता है, कोई भीतर से करे, कोई बाहर से करे, या दोनों बाहर से करे, या दोनों अंदर से करे, ये संभव है। लेकिन 25 सीटों में, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और 25 में 22-23 सीटें यही दोनों पार्टी मिलकर के जीतेंगी, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। कमोबेश 20 से ऊपर तो हर हाल में ये लोग जीतेंगे, ये बात कहीं ना कहीं तय है। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों, खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो पेपर पर ही सही वो एनडीए में जरूर हैं, लेकिन अगर उनको राज्य में बहुमत मिलता है तो यकीन मान लीजिए उन्हें राज्य में बीजेपी की बैसाखी की जरूरत नहीं होगी। वो स्वतंत्र है फैसले करने के लिए, वो स्वतंत्र है सीबीआई ईडी के सहारे लोकतंत्र का गला घोटने वाली कवायद निस्तनाबूद करने वाले फैसले लेने के लिए। वो स्वतंत्र है इस दौर में, इस भारत देश में, वो क्रेडिट लेने के लिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाने में कौन सबसे आगे बढ़ करके पहल करता है, ये क्रेडिट लेने से भी चंद्रबाबू नायडू शायद पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान में क्रेडिट लेने का दौर चल रहा है। बाकी देखते रहिए। जय हिंद।